जो अगला सेशन है उसका नाम है मुहर लगेगी जात पर। तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए सुशील मोदी जी का। सांसद राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मंच पर रखेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो कि सांसद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कुछ देर में इस तरफ यहां मैं बैठूंगी। केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू के, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। लंबे वक्त से बल्कि कई दशकों से भारत की राजनीति को देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए। अध्यक्ष हैं आरएलजेडी के। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं सुशील मोदी जी से। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे क्या कह रहे हैं? क्या मुहर लगी है जात पर? वरना आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने में जितने जातिगत समीकरण साधे हैं उसको समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। अगर हम विष्णु साय जी से शुरू करें छत्तीसगढ़ में, तो आप एक ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाते हैं। फिर ओबीसी, मतलब ये दिन भी आया जब बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया। आपने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री यहां पर राजस्थान में बताया। हर जगह डेप्यूटी भी हैं, उसमें भी जाएंगे तो अलग जातीय समीकरण वहां पर है। क्या आप भी मान गए हैं कि वोट में मोहर लगेगी जात पर? देखिए, मोहन यादव कोई पहली बार कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बना है। श्री बाबूलाल गौड़ ये उमा भारती जी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन यहाँ बैठे लोगों को कम मालूम है कि गौड़ टाइटल होने के कारण लोग उनको ब्राह्मण समझते थे, लेकिन शुद्ध 100% वो यादव थे। और देखिए, इन बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। जो समाज है उसके अंदर अलग अलग वर्ग है, समूह है, जातियां हैं, तो उसको भी ध्यान में जरूर रखना पड़ता, लेकिन वही एकमात्र आधार नहीं है। आखिर मोहन यादव 3 बार के एमएलए हैं, मंत्री रहे, और क्या क्राइटेरिया चाहिए? और फिर देखिए, बीजेपी नए लोगों को आगे ला रही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति की जो लगातार गाड़ी को खींच रहा है, इसलिए नया जनरेशन, नए लोगों को आगे लाना, कम उम्र के लोगों को आगे लाना जो अगले 20-25 साल की राजनीति कर सके। तो इसलिए बीजेपी ने बहुत सोच समझकर मंत्री बनाए हैं। और जहाँ तक राज्यों के चुनाव परिणाम का सवाल है, तो अगर जात के नाम पर वोट मिला होता तब तो जातीय गणना के नाम पर कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए था। ओबीसी के नाम पर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, हमने तो ओबीसी को मुद्दा बनाया नहीं। देखिए, लोगों ने परफॉर्मेंस के आधार पर और भरोसे के आधार पर, लोगों को भरोसा है नरेंद्र मोदी पर, लोगों को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, और फिर बीजेपी का जो संगठन है उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। यानी ग्राउंड लेवल पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर बाकायदा 10 हमारे वर्कर हैं, लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करते मरते हैं। मैं तो अभी छिंदवाड़ा में था 1 महीना, कमलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, यद्यपि हम जीत नहीं पाए, 7 सीट हार गए हम, लेकिन मैंने देखा कि बीजेपी का संगठन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कितना तगड़ा संगठन, जिसका मुकाबला और कोई कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय दल उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए जीत कई फैक्टर्स को मिलाकर होता है। अगर केवल जाति के आधार पर ही अगर वोट मिलना होता तो कांग्रेस को और ज़्यादा वोट मिल सकता था। तो इसलिए सब चीज़ों को मिलाकर और वोट मिलता है, और इसलिए बीजेपी की जो जीत हुई है वो उसी आधार पर हुई है। केसी त्यागी जी, इंडिया गठबंधन को स्वरूप देने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की तो नीतीश बाबू ने की। नीतीश कुमार और बिहार अब जातिगत जो ये जनगणना का मुद्दा है इसको लेकर फोरफ्रंट पे दिखे। कांग्रेस ने कुछ राज्यों में कराया लेकिन डेटा बाहर नहीं लाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे कास्ट सेंसस को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। राहुल गांधी ने हर जगह कास्ट सेंसस और फ्रीबीज की बात सबसे ज्यादा की, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में सत्ता से हाथ
गंवानी पड़ेगी। सर माइक उठाना पड़ेगा सर। अंजना जी, आपके विश्लेषण से ये नतीजे नहीं निकाले जा सकते कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और ना ही मेरे मित्र सुशील मोदी जी के तर्कों से वो बहस समाप्त हो जाती है कि जो जाति व्यवस्था है वो जात पर भी आधारित है। मैं अपने साथ इसको बहुत एकेडमिक डिबेट न करने के लिए मैं 30 नवंबर का डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण है जो उन्होंने लंदन में जाकर के दिया है, वो अपने आप को हिंदू समाज का हिस्सा भी मानने से मना करते हैं, वो इतने बिटर हैं। और जब आज़ादी की लड़ाई चल रही है तो जो हमारा सबसे बड़ा पुरखा है महात्मा गांधी, वो खुद ये प्रयास करता है कि सोसाइटी के सभी हिस्से जब फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे तभी हम अंग्रेज़ों को हटाने में नाकामयाब होंगे। एक प्रसंग के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। महात्मा फुले अपने यहाँ दलितों का एक कार्यक्रम बुलाते हैं। थोड़ा सा माइक पास कर लेंगे सर। थैंक यू सर। और उसमें वो तिलक जी जो उस समय सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के और गांधी जी के भी, उनको आमंत्रित करते हैं। जो मांग पत्र है उसको देख करके तिलक जी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। एक सेकंड बस टोकरी, और अखिलेश जी आ जाइए, आप प्लीज आ जाइए सर जी। और तब वो गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी बगैर पढ़े कहते हैं कि महात्मा फुले ने बुलाया कार्यक्रम तो मैं उसमें जरूर हिस्सा बनूंगा। गांधी जी जाते हैं और जाति व्यवस्था पर जितना भी कटु प्रहार महात्मा फुले के उस कार्यक्रम में है उसको सारे को स्वीकार करते हैं। और अंजना जी जब वो लौट रहे हैं महात्मा फुले के कार्यक्रम से, तो पटना के अभिजात वर्ग में खबर फैल जाती है कि गांधी तो फुले की सारी बात मान गए जो हम लोगों के वर्णों के खिलाफ है। और गांधी जी पर पहला अटैक उन वर्गों पर जानलेवा हमले का पहली बार होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग जात पात करते हैं, असल में सबसे बड़े जातिवादी वही लोग हैं जो इस प्रकार का प्रहार करते हैं। समाज सभी वर्गों को लेकर के बना है। और अब तो मैं मोदी जी विद्वान व्यक्ति हैं, इनको स्मरण कराने की जरूरत नहीं। मोहन भागवत जी खुद मानते हैं कि भारत की लंबी गुलामी की वजह इसका जातियों में बटे रहना था। और मोदी जी ने, हमारे तीनों मित्र बिहार के, मैं भी अर्ध बिहारी हूँ, चूँकि मैं यूपी से भी एमपी रहा हूँ और बिहार से भी, इन लोगों की कृपा रही है तीनों लोगों की। तो मोदी जी ने आरा की और मुजफ्फरपुर की सभाओं में कहा कि वो दिन चले गए जब ये एक या दो पार्टियों की, जातियों की पार्टी हुआ करती थी। तो ये इसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ, कम्युनिस्ट जरूर थे जो कहते थे कि जात नहीं है, वर्ग है। दे आर टू क्लासेस इन द सोसाइटी, वन इज बुर्जुआजी एंड द अदर इज प्रोलिटेरियट। जो आजकल कुछ हमारे बीजेपी के मित्र भी कहने लगे हैं कि नहीं, जात नहीं है, गरीब ही जात है। तो अंजना जी, इन चुनाव में के होने से एक तो लोकसभा के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पिछली बार राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, 28 की 28 सीटें बीजेपी के पास थी। पिछली बार कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, जो कू हुआ है उससे पहले, उसमें सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती, बाकी सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास थी। छत्तीसगढ़ में जब बघेल साहब चीफ मिनिस्टर थे तब चुनाव हुए, दो को छोड़ करके सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास थी। एक तो इसका इस चुनाव का लोकसभा के चुनाव पे कोई असर पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। वरना विधानसभा के नतीजे अलग और लोकसभा के नतीजे अलग क्यों हुए होते, नंबर एक। नंबर दो, मैं बहुत विनम्रता से अपने मित्र अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि दोष कुछ तेरी निगाहों का भी है, मैं अकेले ही तो गुनहगार नहीं। अगर आप लोगों ने इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा होता तो ये मल्टी कास्ट मल्टी क्लास एक बड़ा फ्रंट बनता और शायद इस चुनाव के नतीजे बहुत और अच्छे हो सकते थे। चूँकि
कांग्रेस पार्टी राउट नहीं हुई है, इसे आप सिरे से खारिज मत कीजिए। कहीं 0.4% का फर्क है, कहीं 1% का फर्क है, कहीं 1 पॉइंट कुछ का फर्क है। तो सोशल जस्टिस के आंदोलन की पार्टियां और लोग भी, इंक्लूडिंग द लेफ्ट, और मैं किसी दिन आपको इन सब के सामने नहीं बताऊंगा, अंजना जी के और चित्रा जी के, अलग से आपको बताऊंगा, अगर इन पार्टियों से गठबंधन थोड़ा थोड़ा सुई की नोक के बराबर जमीन अगर हमें मिल गई होती तो सब राज्यों में हम जीतते और 2024 की मंजिल और आसान हो जाती। अखिलेश जी माइक उठा लीजिए, इस तरफ वाला सर, इस तरफ। जो इंडिया गठबंधन में उन्हें खरी खोटी सुनानी थी, उन्होंने धीरे से आपको यहीं पे सुना दी है। अब वो आपको दोस्त लग रहे हैं या दुश्मन, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के अंदर भी एक वर्चस्व की लड़ाई होगी, जो आप उसको कितना स्वीकारे नहीं स्वीकारे। लेकिन मैं वापस विषय पर आती हूं, मुहर लगेगी जात पर। 55 से 56%, जिस ओबीसी वोट बैंक पर सबकी नजर सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि कास्ट सेंसस हम करेंगे, मैनिफेस्टो में आपने डाला। उस ओबीसी में से 55 से 56% ही तीनों हिंदू पट्टी के राज्यों में बीजेपी को इस बार वोट कर देता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगभग 71 एसटी सीट्स हैं। जिस पार्टी को पिछली बार 14 सीट्स मिली थी एसटी की, वो इस बार 44 सीटें ले आती है। राजस्थान में एसटी रिजर्व सीटें 4 बीजेपी का इजाफा हो जाता है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपका जो सॉलिड वोट बैंक था, एसटी सीट्स, वो भी फिसल रहा है? ओबीसी तो नहीं आ रहे कास्ट सेंसस का लॉलीपॉप थमाने पर भी। नहीं अंजना जी, आपने तो सवाल से ज़्यादा जजमेंट सुनाती हैं आप। लेकिन जो एनालिसिस, और पिछली बार भी उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है, इस बार हम लोगों से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, जो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। कोई नहीं मानता था कि राजस्थान में हम लोगों की सरकार नहीं बनेगी, कोई नहीं मानता था कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से वहाँ सरकार बनाई। त्यागी साहब हम लोगों के सीनियर कलीग हैं, ये जो खरी खोटी सुनाना था सुनाए, पहले भी ये बोल चुके हैं ये बात। लेकिन जनता दल यू, समाजवादी पार्टी, जो भी इंडिया गठबंधन से रिलेटेड पार्टियां हैं, उन राज्यों में या बिहार में जब चुनाव होगा, बाकी राज्यों में जब चुनाव होगा, जहां जिसका जनाधार बड़ा होता है, और यही बात सभी पार्टियां करती भी रही हैं कि उसको आगे लीडर बना के चुनाव लड़ना चाहिए, उसको लीड करने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी से, अगर 4 राज्यों 5 राज्यों का चुनाव जोड़ा जाए, मैं अखबारों में भी पढ़ा और आप लोग भी सब मानिएगा कि हम लोगों को 10 लाख वोट ज़्यादा आया है भारतीय जनता पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी कोई जात पात और इसकी बात कभी करती नहीं है। हमको याद है, मैं जब छोटा था, स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो वॉल राइटिंग था इंदिरा जी का के साथ लगता था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। ये कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म बिरादरी को लेकर हमेशा से चलती रही है। जाति इस देश की सच्चाई है, कोई एप्लीकेशन देके किसी जाति में पैदा नहीं होता है, सीधा विचारों की लड़ाई है। ये मैं बात मानता हूँ केसी त्यागी साहब का, कि जो भी आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कुशासन से तंग तबाह है, उन सभी पार्टियों का एक रास्ता होना चाहिए और सब लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। कुशवाहा जी, आपकी तो पार्टी जाति के आधार पर खड़ी हुई दिखाई देती है, तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कास्ट सेंसस पर आप लोग कहाँ खड़े हैं? क्योंकि आप लोग चाहते हैं, बीजेपी इस पर बैकफुट पर दिखती है, बिहार में वो समर्थन भी कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वहाँ की परेशानी, अगर नहीं करेंगे तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ पर चुनाव लड़ना। यूपी, बिहार और कास्ट इन पॉलिटिक्स। देखिए, एक तो आपका यह कहना कि आपकी पार्टी जात के आधार पर खड़ी दिखती है, यह बहुत उचित विश्लेषण नहीं है, ये गलत है। जात के आधार पे पार्टी, मेरी पार्टी जात के आधार पे नहीं है।
जहाँ तक मेरी पार्टी के बारे में जो आपको जो बता रही हैं, देखने का जो नज़रिया है, उसके आधार पे अगर व्याख्या करेंगे तो मुझको लगता है कि मेरे साथ है ज्यादती होगी। अब बाकी कास्ट सेंसस में हम कहाँ खड़ा हैं। कास्ट सेंसस हो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में, यह तो हमारी पार्टी फ्रॉम डे वन से कह रही है। हम लोग इस राय के हैं कि जात की गिनती होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सिर्फ हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई बार कई संवैधानिक संस्थाओं ने यह बात कही है, जिसमें कोर्ट भी है और बाकी दूसरी संस्थाएं भी। जब जब आवश्यकता पड़ी है, कई बार राज्यों की सरकार ने कुछ डिसीजन किए जो पुराना आंकड़ा है कास्ट का, उसके आधार पे, क्योंकि 1931 का अभी के पहले अगर देखा जाए तो अंतिम जात के आधार पे गिनती हुई थी 1931 में। उस वक्त का जो आंकड़ा है उसके आधार पे कई राज्यों की सरकारों ने डिसीजन लिया। कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि इस आंकड़ा को हम नहीं मानते हैं, आप इम्पेरिकल डाटा लाइए, आप आज की क्या स्थिति है इसके बारे में बताइए। अब जब कोर्ट कह रहा है ऐसा, तो कोर्ट को इस बात का जवाब देने के लिए सरकारों के पास क्या दूसरा रास्ता है? जब तक इस बात की जानकारी नहीं होगी कि आज क्या आंकड़ा है, तो सरकार क्या जवाब देगी? और आंकड़ा आज का हो, इसके लिए तो कास्ट सेंसस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कास्ट सेंसस तो बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमारी पार्टी इस मामला में बिल्कुल साफ साफ यह बात कहती रही है कि कास्ट सेंसस न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के स्तर पे आवश्यक है, जरूरी है, होना चाहिए। सुशील मोदी जी, आप तो खुद ही बिहार से हैं। बिहार में आप लोग उसके समर्थन में कहते हैं, बाकी देश में बैकफुट पर आते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 ही जाति है मेरी नजर में, गरीब, महिला, युवा, किसान। बड़ी बारीकी से आप लोग किसको सीएम, किसको मंत्री बना रहे हैं, पीएम को सबका कास्ट भी बता देते हैं। तो दोनों नाव में एक एक पैर रख दिया आपने। देखिए, मैं 3 बातों का जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो अखिलेश जी ने कहा कि 10 लाख वोट ज़्यादा आया। अब पी चिदम्बरम साहब बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, उन्होंने एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें तेलंगाना को भी जोड़ दिया। जिस तेलंगाना में बीजेपी को केवल 8 सीट आई, अरे भी जोड़ना था तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो हिंदी पट्टी है, उनके राज्यों का वोट जोड़ कर बताते कि किसको ज़्यादा आया, कम आया। तो उन्होंने तेलंगाना का जोड़कर ये बता दिया कि 8 लाख 10 लाख वोट ज़्यादा मिला। इसलिए मैं अपने मित्र अखिलेश जी को ये स्पष्ट करना चाहूँगा, पहली बात तो ये। दूसरा, जहाँ तक केसी त्यागी जी कह रहे कि जनता दल यू अखिलेश यादव को लेकर चुनाव अगर लड़े होते तो ज़्यादा अच्छा परिणाम आता। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने बड़ी बुद्धिमानी की। अगर इन लोगों को साथ लिया होता तो और 10 सीटें कम हो जाती पूरे गठबंधन की। उनकी कल्पना की थी कि आज ये राहुल गांधी की बड़ाई करेंगे। मैं इसी में कहूँ कि उन्होंने बुद्धिमानी की। भाई आखिर हैसियत क्या है? जनता दल यू चुनाव लड़ने गई मध्य प्रदेश में, 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, किसी में 100 वोट, किसी में 200 वोट, एक सीट पर केवल 2000 वोट आया। और मांगेंगे कि 5 सीट दे दीजिए, अखिलेश यादव कहेंगे इतना सीट दे दीजिए। इसलिए मैं समझता हूँ, देखिए वहाँ सीधी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस में, कोई दूसरी तीसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इसलिए ज़बरदस्ती हारने के बाद ये कहना कि कांग्रेस ने अगर मिलकर समझौता किया होता तो ज़्यादा सीटें जीत गए होते, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जितनी सीटें आई हैं उसमें 10-15 सीटें कम से कम जरूर कम हो जाती। खास करके जो सीटें सहयोगी दल को देते, उन सीटों की हार तो निश्चित थी। दूसरी बात, तीसरी बात, जहाँ तक जातीय गणना की बात है, बिहार में हम जिस सरकार में तो उसी सरकार का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के विरोध में नहीं है, लेकिन किस राज्य में कराना न कराना ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। ये कोई ऑल इंडिया पॉलिसी नहीं हो सकती है। अगर है तो मैं राहुल जी से पूछना चाहूँगा या अखिलेश जी से कि कर्नाटक में 2015 में सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री थे, जातीय गणना कराई उन्होंने। आज 8 साल हो गया, आज तक उस गणना की रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया गया?
परसों जब मैंने ये बात उठाया राज्यसभा में, तो खड़गे साहब ने खड़े होकर जवाब दिया कि जब हमने कहा कि डीके शिव कुमार विरोध कर रहे हैं आपके पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं, तब उन्होंने डीके शिव कुमार के खिलाफ में ही बयान दे दिया, बोल दिया वो। तो मैं तो ये अगड़े हैं, अगड़ों के साथ रहते हैं, ये पूरी बात आप पूरा रिकॉर्ड, हाँ प्रहलाद जोशी बोले, मैं बोला, तो कहाँ उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं, 8 साल हो गया, हिम्मत है तो कर्नाटक में रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। तेलंगाना में 2015 में समग्र कुटुंब सर्वे हुआ, केसीआर की सरकार थी, आज 8 साल हो गया, आज तक बाकी आंकड़े पब्लिश हुए, लेकिन आज तक जाति के आंकड़े पब्लिश नहीं हुए। घोषणा करे कांग्रेस कि हम तेलंगाना के अंदर समग्र कुटुंब सर्वे, जो एक प्रकार का कास्ट सर्वे था, उसके जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक करेंगे। फिर 1 साल से हिमाचल में आपकी सरकार है, क्यों नहीं आपने जातीय गणना प्रारंभ की? अभी तो कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। फिर आपके सहयोगी दल हैं 1 दर्जन राज्यों में, दिल्ली से लेकर, कहाँ जातीय गणना हो रही है? तीसरे देखिए, जातीय गणना अगर किसी राज्य को लगता है कराना चाहिए तो करा सकता है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई ऑल इंडिया पॉलिसी नहीं हो सकती है। फिर एक बात और बता दें अंजना जी, अभी असम ने तय किया है कि वो जातीय गणना कराएंगे, लेकिन किसकी कराएंगे? उन्होंने कहा जो देसी मुसलमान हैं, मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, असम के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान और देसी मुसलमान, उन दोनों का विवाद चलता रहता है, तो वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसकी करेंगे गणना? तो जो देसी मुसलमान हैं उनको हम बेनिफिट देंगे, चूंकि लोकल हैं, उसकी गणना करने जा रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है। और देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं इस मंच से, अखिल भारतीय स्तर पर कोई जातीय गणना संभव नहीं है। अगर संभव होती तो बताएं, यहाँ बैठे जो नेता हैं, कि 2011 में क्यों चिदम्बरम साहब ने लोकसभा के फ्लोर पर कहा कि नीतिगत तौर पर यह निर्णय लिया गया 1951 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कि अब आगे से कोई भी जातीय गणना नहीं होगी। उन्होंने इनकार कर दिया, तब दैट वाज नॉट द कास्ट सेंसस। उन्होंने फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो सर्वे था वो कराया गया, और कितनी गलतियां निकली, 45 लाख जातियां आ गई, जबकि देश में मुश्किल से 3,500, 4,000, 5,000 जातियां होंगी, लेकिन 45 लाख से ज़्यादा जातियां उसके अंदर आई। तीसरे, ऑल इंडिया लेवल पर किसी सरकार के लिए कल अगर आप भी आ जाइएगा, पहले भी नहीं करा पाए और आगे भी नहीं करा पाइएगा, लेकिन जो राज्य चाहे, और फिर बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ कितना बोगस हुआ है, क्या निकला उस कास्ट सर्वे से? सारी जातियां नाराज हैं, सबों की संख्या को कम कर दिया गया, घर बैठे गिनती कर ली गई, और जो आंकड़े पब्लिश हुए, रोज वहां धरना प्रदर्शन अलग अलग जातियों की हो रही है। और फिर स्कीम क्या बनाई आपने कहा कि हम जाति के आधार पर, एक बात और कि जिला वाइज आंकड़े क्यों नहीं पब्लिश किए? राज्य स्तर पर तो आंकड़े पब्लिश कर दिए, लेकिन जिला स्तर पर आज तक आंकड़े पब्लिश नहीं हुए। और स्कीम क्या बनाई? बनाते जातियों के अनुसार स्कीम, एक स्कीम बना दिया कि गरीबों को इतना देंगे, बनाते किस जाति में? तो इसलिए ये सब केवल एक नाटक है। हमने साथ दिया, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इससे मैंने कहा कि जिस राज्य को लगता है वो करा सकता है, ठीक है, जिसको नहीं लगता वो नहीं कराएगा। थोड़ी सी वक्त की पाबंदी है, जल्दी जल्दी अगर हम लोग जवाब ले लें। अखिलेश जी, ये साहब, विरोधाभास दिख रहा है। बघेल साहब का चुनावों के पहले मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा मैंने तो नीतीश जी के भी पहले कर लिया था यहाँ पर कास्ट सेंसस, डेटा क्यों नहीं रिवील किया? वैसे ही वहां पर कॉन्फ्लिक्ट सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, कर्नाटक में कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन डेटा रिवील नहीं कर रहे हैं। और इस पर खड़गे साहब से इन्होंने सवाल पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगड़े लोग इसका विरोध करते हैं, जो भी उन्होंने कहा। फिर कैसे, मतलब शायद इसी वजह से जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है? क्या डीके शिव कुमार साहब अगड़ी बिरादरी के हैं? ये तो आपके खड़गे साहब को पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला। सर, पूरे देश को पता है कि वो भी पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। लेकिन खड़गे साहब का बयान था ये। नहीं, जिसका भी बयान हो, लेकिन डेटा क्यों नहीं रिवील कर रहे हैं? कास्ट सेंसस का पर्पस क्या है फिर? नहीं, कास्ट सेंसस का, मैं पहले बिहार में ही आता हूँ, जहाँ सुशील मोदी साहब ने जो बातें कही कि अभी गलत गिन लिया गया, किस जाति की कितनी संख्या है वो ठीक से हुआ नहीं। तो अगर ये खुद उनके साथ उप मुख्यमंत्री थे, और भारतीय जनता पार्टी जब उनके साथ शासन में थी, उस समय का ये निर्णय है। और यहाँ एक जब सर्वदलीय कमेटी आई थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, शामिल थे, वहाँ भी लोग शामिल थे जिस समय ये गिनती हुई।
तो वहाँ तो इस बात को नहीं उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो कॉन्ट्रडिक्शंस तो साफ है। और जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर सेंसस की बात हो रही है, तो ये तो प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है, यहाँ तो इनका शासन है। पर ये समझ नहीं आया डेटा क्यों नहीं रिवील कर रहे छत्तीसगढ़ या जहां जहां आपकी सरकारें हैं। अब तो खैर नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कर्नाटका में डेटा क्यों तो नहीं अभी अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है, वो डेटा कर दें। कर्नाटका में कहाँ आई है? दक्षिण से तो इनका सफाया हो गया। नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ अभी जो छत्तीसगढ़ में आई है, जब ये गिनती बता हो दें। चुकी है, तो ये बता दें जो आपने उसमें नहीं क्या किया है? वो ये कर दें। सरकार जो तो आती जाती रहती है, ये त्यागी कोई जी, त्यागी जी, 71 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ी, उसमें से 55 सीटें आई बीजेपी को और 14 उनको गई, एक भारतीय आदिवासी पार्टी को वहां पर गई। सिर्फ 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट्स को आप मिला लें तो वो बीजेपी से ज्यादा है। तो फिर इतनी छोटी पार्टी आंखें ललकारें आप लोग कि एमपी में हमारे साथ क्यों नहीं लड़े, ये भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। मैं अंजना जी, बहुत डिबेट बड़ी हो जाएगी। मुझे बीजेपी का भी वो ज़माना याद है। मैं 48-49 साल से राजनीति में हूँ, जब कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाया करते थे कि लोकसभा में दूरबीन से देखना पड़ता है कि जनसंघ और बीजेपी कहाँ है। तो ये गुमान किसी को नहीं करना चाहिए। हम तो 422 की पार्टी से भी लड़के जीते हैं, आप तो 302 या 3 के हो। हम तो 300 कुछ की से भी लड़के जीते हैं, आप तो 276-75 के ही थे। तो ये गुमान तो सब दौर के होते हैं, अदलते बदलते रहते हैं। लेकिन सुशील जी, पहले कब जनगणना हुई थी कि आपको पता लग गया कि यादवों की संख्या बढ़ गई है, कहार की घट गई है? 1931 का जो सेंसस था, दैट वाज ए फ्यूडल सोसाइटी एंड ए कॉलोनियल रूल। उस समय लोग जात छिपाते थे अपनी। मैं लोध हैं हमारे यहाँ कल्याण सिंह जी की बरादरी के, वो लोध राजपूत लिखते थे, दे आर नॉट राजपूत। नीतीश कुमार की बरादरी है कुर्मी, पूर्वांचल में वो लिखते हैं कुर्मी क्षत्रिय सभा, दे आर नॉट क्षत्रिय। तो 1931 में जो कास्ट सेंसस हुआ था, और क्या आपके जो स्वर्ण काल है, अमृतकाल, क्या उसमें जानने का ये अधिकार उन वर्गों को नहीं है कि इन 75 सालों में उनका सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कितना हुआ है? क्या उनके 2 जज भी नहीं 75 साल में बने हैं? क्या 2 चांसलर भी उनके यूनिवर्सिटियों में नहीं बने हैं? अगर उन वंचित समूहों को ये लगता है कि हमारे साथ पूरा इंसाफ नहीं हुआ है, तो कोई वायलेंट तरीके से नहीं, कोई माओवादी तरीके से नहीं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो वर्ग अपने सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए आपसे अपील कर रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। और दूसरा ये, आप इनकार करो, कभी कहते हो आपकी गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब की ही जाति होती है, कास्ट सिस्टम है आपका। आपके पुरखे कह रहे हैं कि 900 साल की गुलामी की बड़ी वजह हिंदू का जात व्यवस्था में बटे रहना था। कितनी लड़ाइयाँ हम लोग पराजित रहे। अगर सारा हिंदू समाज एक हुआ होता तो 800 साल की गुलामी आप नहीं झेलते, ये आपके पुरखे कह रहे हैं। तो जब समाज जातियों में बटा हुआ है, कुछ लोग तनहीन मनहीन धनहीन हैं, किन्हीं को सदियों से कोई चीज़ नहीं मिली है, अनटचेबिलिटी थी, लोग छूते नहीं थे। अगर कुछ लोग चाहते हैं तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? और प्लीज़ ये मत कहिए कि कोई जात बढ़ा दी है। आपको कैसे पता पड़ा कोई जात बढ़ गई है? आपके पुराने आंकड़े हैं आपके पास। 1931 में अब इन्होंने कहते यादवों की संख्या बढ़ा दी है, इन्हीं के नेताओं के बयान पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा झूठ का प्रपंच मत रचिए। जब पुराना आंकड़ा कोई उपलब्धि नहीं है तो नए आंकड़ों के आधार पर कैसे आप तुलना कर सकते हो? यादव बढ़ा दिए, कुर्मी बढ़ा दिए, कोरी बढ़ा दिए। अगर बढ़ाने होते तो नीतीश कुमार अपनी बिरादरी के बढ़ाते। तो इस संकीर्णता के साथ बड़े काम नहीं होते, नंबर 1। दूसरा ये, मैं समाजवादी आंदोलन से हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ श्री जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का मैं शिष्य हूँ। वहाँ पर मैं वसुंधरा जी गवाह हैं। वो आई थी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं पार्टी के अध्यक्ष थे, शरद यादव जी पार्टी के हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे और हम उसके सेक्रेटरी जनरल थे। वो 2 दिन तक दिल्ली में रही कि शरद यादव जो हैं किस तरह से जाके बांसवाड़ा में उनकी पार्टी के लिए वोट मांगे। वहाँ हमारे 4 एमएलए हैं, आपकी जानकारी के लिए। बाबा मालेश्वर दयाल आदिवासियों के उस जमाने में सबसे बड़े नेता थे। जनता पार्टी के अंदर जब हम थे, हमारे सोशलिस्टों के 88 एमएलए थे।
हालांकि ये तकरार हमारे कांग्रेस के बीच की वही है, देख। लेकिन अननोटिस नहीं थे कभी भी। मैं आधा दर्जन समाजवादी एमपीज के नाम गिनवा सकता हूं जी। जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में थे, छत्तीसगढ़ के थे, सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बने थे, पुरुषोत्तम कौशिक जी। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हुई हैं, उसका हमें अफसोस, हमें बीजेपी के जीतने का कांग्रेस से ज़्यादा अफसोस है। हमें कांग्रेस की हार कांग्रेस से ज़्यादा तकलीफ दे रही है, क्योंकि हम इसकी गठबंधन की माँ हैं, दाई नहीं है हम। अगर ये गठबंधन जीत गया होता तो हमारी 2024 की राह और आसान हो गई होती। तो ये कहना तो कोई गलत नहीं है, न ये कांग्रेस पार्टी के रणनीति के खिलाफ है। राजस्थान का मैं आपको बताऊं, जो बेनीवाल साहब हैं वो हैं, और कई लोग हैं, कई पार्टियां, लोकदल है, मैं लोकदल में रहा हूं। हमारे आधा दर्जन एमपी होते थे, कुंभाराम आर्य से लेकर दौलतराम सारंग तक। उनकी हिस्सेदारी व्यापक नहीं हुई, खाली एक सीट लोकदल को मिली। तो ये सही है, मैं अखिलेश जी एग्री करता हूं, जहां जो बड़ी पार्टी है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने चाहिए जी। लेकिन हमारा जो गठबंधन है और ब्रॉड बेस दिखता, सतरंगी दिखता, आपके सर पे आज और बड़ा ताज होता तो आपसे ज्यादा खुशी हम होते। बर्तनों की खनखनाहट अभी से सुनाई देने लगी है जो कमरे के अंदर है। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपसे मेरा प्रश्न है आखिरी। यहाँ बहुत युवा बैठे होंगे जो ये पूछेंगे आपसे पलट कर कि क्या हम ऐसे राजनीति की कभी कल्पना कर सकते हैं जिसमें जाति मुख्य बिंदु ना रहे, जिसमें हम कैसे हम शिक्षा दें, अस्पताल दें, कैसे जो मूलभूत सुविधाएं इस देश में लोगों को नहीं मिल देखिए, रही। निश्चित रूप से वह दिन आएगा, लेकिन कब आएगा? तब आएगा जो हजारों साल से जो जाति व्यवस्था के चलते लाभ लेते रहे हैं समाज में, वो लोग जिस दिन छोड़ देंगे लाभ लेना और उनके मन का परिवर्तन जिस दिन हो जाएगा, उस दिन ऐसी स्थिति आएगी। एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, हाँ। कि आप ये नहीं मानते हैं कि आरक्षण के अंदर भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्होंने आरक्षण का फायदा लिया है सबसे ज्यादा, और उस आरक्षण में जो असल वंचित लोग हैं जातियों के, वो पीछे रह गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देयर इज अ सब अगड़ा विद इन पिछड़ा जो फायदा लेता रहा है, उनके परिवार लेते रहे हैं, पहुंचा ही नहीं है जो कतार में पीछे खड़े थे। 100% आपकी बात से मैं सहमत हूं, और इसीलिए जब जात की गिनती की बात हो रही थी बिहार में, तब यही बात कही जा रही थी जेडीयू और आरजेडी की ओर से विशेष रूप से, कि हम जात की गिनती इसलिए भी करना चाहते हैं कि पता चल पाए कि कौन जात के लोग बिल्कुल पीछे छूट गए हैं। अब जब गिनती हो जाएगी, आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे, तो उसके आधार पर सरकार योजना बनाएगी। लेकिन अब जात की गिनती हो गई, आंकड़ा भी आ गया, लेकिन बिहार की सरकार ने इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं किया कि जो लोग पिछड़ा में भी बहुत पीछे छूट गए हैं उनके लिए कुछ अलग से योजना बनाई जाए। इस बात का ख्याल सत्ताधारी दल के लोगों ने वहाँ नहीं किया। इसी से स्पष्ट है कि जात जात कह के, जात की गिनती करा के, या जो कुछ भी बिहार सरकार ने किया है, सिर्फ वोट लेना इनका मकसद है। लोग जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाना, बराबरी के धरातल पर लाना इनका मकसद नहीं है। बिल्कुल यही कारण है। तो आपकी बात से सहमत है, इसमें भी वर्गीकरण होना चाहिए। कुछ लोग पिछड़ा में भी आगे हैं और कुछ लोग पीछे छूट गए हैं। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखा था बिहार के धरतीपुत्र जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। उन्होंने जब रिजर्वेशन की पहली बार बिहार में व्यवस्था की तो अनेक्सर 1, अनेक्सर 2 में बांटा था पिछड़ा वर्ग को भी, और उसके लिए अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था उन्होंने की थी। तो इस बात का ख्याल अभी योजना बनाते समय राज्य की सरकार को, बिहार की सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था, जो ख्याल नहीं रखा गया। चलिए, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है, इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। लेकिन अनंत है ये चर्चा, और एक दिन ऐसा सब कल्पना करते हैं कि ऐसी त्यागी जी इतने गुस्से मत देखिएगा, ऐसी कल्पना करते हैं कि शायद हम लोग जाति से ऊपर उठकर एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां सबको बराबरी का अधिकार मिले। आप सभी का बहुत धन्यवाद एजेंडा आज तक में आने के लिए।